इस लेक्चर में हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और इस इक्वेशन को डिराइव भी करेंगे। हमें पता है कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो इस तरह की होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इसमें हमारे पास ये जो लेफ़्ट साइड है ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है जो कि किसी वेव फंक्शन जो कि स्पेस और टाइम का फंक्शन है उसके ऊपर ये एक्ट करेगा हैमिल्टोनियन, तो हमें एनर्जी मिलेगी और साथ में वही वेव फंक्शन साई जो है वो मिल जाएगा। अब ये चूँकि हमारे पास हैमिल्टोनियन है तो इस हैमिल्टोनियन को हम -h बार स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर अब प्लस v/t लिख सकते हैं। अब ये जो डेल स्क्वायर का मतलब है कि ये 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन है क्योंकि इसमें तीनों डायमेंशन शामिल हैं। डेल जो होता है वो पार्शियल ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल y प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल z ऑपरेटर होता है जो डेल होता है। तो अब ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है इसमें हमारे पास दो टर्म्स हैं, उनमें से पहली जो ये टर्म है डेल के साथ ये काइनेटिक एनर्जी की टर्म है और ये जो सेकंड टर्म है ये पोटेंशियल एनर्जी की टर्म है। ये वेव फंक्शन है, ये एनर्जी की टर्म है और अगेन ये हमारे पास वेव फंक्शन है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म है यहाँ पर हम जिस भी सिस्टम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो उसका जो इन्वायरमेंट इफेक्ट है वो हम इस पोटेंशियल फंक्शन के अंदर एनकोड करते हैं। अब हमें पता है कि हमारी जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसके दो पार्ट हैं, यानी एक पार्ट वो है जिसमें टाइम इन्वॉल्व है, देखें ये पार्शियल ओवर पार्शियल टी, ये डिफरेंशियल जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, और एक वो पार्ट है जो इसमें स्पेस पार्ट इन्वॉल्व है। अब ये देखें ये विद रिस्पेक्ट टू स्पेस जो है पार्शियल ओवर पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर जो है वो इसमें डिफरेंशियल इन्वॉल्व है। और हमारा जो एक वेव फंक्शन है वो एक्स और टी यानी स्पेस और टाइम दोनों इसके वेरिएबल हैं। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये साई ऑफ टी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और इसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे जिसको कहा जाता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सिंपल सी टेक्निक है, ठीक है। हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। जो वेरिएबल्स x एंड t हैं इनकी जो आपके सामने ये एक्सप्रेशन जो आ रही है इसमें ये मिक्स हुए हैं, तो हमने इनको सेपरेट करना है। जैसे यहाँ पर ये x वेव फंक्शन जो है वो x ऑफ t का है, यहाँ पर भी x ऑफ t है, यहाँ पर भी x ऑफ t है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास वेव फंक्शन कैपिटल साई x ऑफ t है हम इसको दो वेव फंक्शन के इक्वल, एक स्मॉल साई x, ये साई जो है इस साई से डिफरेंट है, ये जहन में रखना है, और ये हमारे पास स्मॉल साई है। जैसे कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसी तरह ये ग्रीक लेटर जो है हमारे पास ये कैपिटल साई है और ये हमारे पास स्मॉल साई है। अभी जो स्मॉल साई है ये जस्ट फंक्शन ऑफ x है और ये जो फाई है आपके पास ये जस्ट फंक्शन ऑफ t है। तो मैंने अपने जो वेव फंक्शन जो कैपिटल साई x t दोनों का मिक्स फंक्शन, दोनों का फंक्शन था और मिक्स था, उसको मैंने दो स्मॉल फंक्शन, उनमें से एक स्मॉल साई जो कि जस्ट x का फंक्शन है साई x और फाई ऑफ t की इक्वल जो है वो सपोज कर लिया है। तो ये कैपिटल साई एक्स टी इज इक्वल टू स्मॉल साई एक्स फाई ऑफ
टी। अब इस इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ कैपिटल साई ऑफ एक्स टी आ रहा है वहाँ वहाँ आप ये दोनों फंक्शन जो हैं वो पुट कर दें। यहाँ पर भी मैंने पुट कर दिया, यहाँ पर भी पुट कर दिया और यहाँ पर भी पुट कर दिया। अब देखें ये जो डिफरेंशियल है ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, इसके लिए ये जो स्पेस का फंक्शन है ये कांस्टेंट है, इसको मैं डिफरेंशियल से बाहर ले जाता हूँ। इसी तरह यहाँ पर देखें ये डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू स्पेस है और इसके लिए ये जो फाई ऑफ टी जो है यानी फंक्शन ऑफ टी जो है ये कांस्टेंट के तौर पर एक्ट करेगा। मैं इसको बाहर ले जाऊंगा, ये देखेंगे बाहर ले आया। और यहाँ पर तो चूंकि कोई डिफरेंशियल नहीं है तो ये तीनों फंक्शन जो हैं वो पोटेंशियल फंक्शन स्मॉल साई ऑफ एक्स और फाई ऑफ टी जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जस्ट मैं इनको मल्टीप्लाई रखूँगा। यहाँ पर हमें मूव करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये यानी जब मैंने कैपिटल साई ऑफ एक्स टी को दो फंक्शन साई ऑफ एक्स और फाई ऑफ टी के इक्वल जो है मैंने पुट किया तो उसके बाद मेरे पास ये रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन को आपने साई एक्स फाई टी इससे डिवाइड कर देना है, ठीक है, इस डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय साई ऑफ एक्स फाई ऑफ टी। अब चूंकि दोनों साइडों को डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल इस एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। तो अब जब आपने इसे साई ऑफ एक्स और फाई ऑफ टी से डिवाइड किया तो ये जो लेफ़्ट साइड है इसमें ये साई ऑफ एक्स जो है इस साई ऑफ एक्स से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 1/फाई ऑफ टी रह जाएगा। और जो ये राइट साइड है इसमें ये फाई ऑफ टी जो है ये इस फाई ऑफ टी से इस वाले फाई ऑफ टी से कैंसिल हो जाएगा और ये साई ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास रह जाएगा 1/साई एक्स और बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज़। अब ये जो पोटेंशियल पार्ट था इसमें ये साई एक्स और फाई टी मल्टीप्लाई हो रहे थे, जब इसे हमने डिवाइड किया तो ये दोनों इसको कैंसिल आउट कर देंगे और जस्ट हमारे पास पोटेंशियल फंक्शन रह जाएगा। अब आप देखें कि अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आई है ये वाली, इस एक्सप्रेशन को गौर से देखें तो इसकी जो लेफ़्ट साइड है, ठीक है, ये जस्ट फंक्शन ऑफ टी है, इसमें जस्ट एक टी वेरिएबल है इसमें और इसके अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। और जो इसकी राइट साइड है ये जस्ट फंक्शन ऑफ एक्स है, यानी इसमें जस्ट एक वेरिएबल है और वो एक्स है और कोई दूसरा वेरिएबल नहीं, यानी कि टी यहाँ से राइट साइड से एलिमिनेट हो चुका है और जो एक्स है वो लेफ़्ट साइड से एक तरह से एलिमिनेट हो चुका है। अब ये h बार ओवर 2m ये तो हमारे पास कांस्टेंट है तो इसलिए ये कांस्टेंट ही रहेंगे। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें इसकी लेफ़्ट साइड जस्ट फंक्शन ऑफ टाइम है, जो इसकी राइट साइड जो है वो जस्ट फंक्शन ऑफ x है। तो अगर वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं और दो डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल है, यानी दो डिफरेंट वेरिएबल की एक्सप्रेशंस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि अगर ये दो एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये किसी थर्ड कांस्टेंट के भी इक्वल होंगे ये दोनों। और यहाँ पर मैं वो कांस्टेंट जो है उसको ई की टर्म्स में लेता हूँ कि ये मेरी लेफ़्ट साइड भी ई के इक्वल है और ये जो राइट साइड है वो भी किसी कांस्टेंट ई के इक्वल है। अब ये जो ई है मेरे पास कैपिटल ई, यहाँ पर ये मेरे पास जो है वो सेपरेशन कांस्टेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो ये कैपिटल ई है वो हमारे पास क्या है, सेपरेशन कांस्टेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है। अब मेरे पास जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की टेक्निक यूज़ करने के बाद मेरे पास दो एक्सप्रेशन आ गई और एक एक्सप्रेशन जो है यानी ये जो लेफ़्ट साइड वाली है ये जस्ट टाइम पार्ट है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, और ये जो राइट साइड है ये स्पेस पार्ट है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, क्योंकि इसमें जस्ट x वेरिएबल है और इधर वाले में जस्ट टाइम एज ए वेरिएबल है। चलिए अब हम इन दोनों पार्ट्स को बारी बारी डिस्कस करते हैं। हम इसमें से सबसे पहले टाइम पार्ट को डिस्कस करते हैं। हम टाइम एवोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन लेते हैं। तो हमारे पास जो लेफ्ट पार्ट था वो ये था, ठीक है, जिसमें जस्ट टाइम यानी t एज ए वेरिएबल है। अब इस
लेफ्ट जो पार्ट की जो एक्सप्रेशन है, अब इसको जस्ट मैं रीअरेंज करूँगा। अब चूंकि इसमें जस्ट सिंगल वेरिएबल है तो मैं पार्शियल डिफरेंशियल को मैं फुल डिफरेंशियल से रिप्लेस कर दूंगा और इसको रीअरेंज करूंगा। अब देखें ये एयोटा एच बार जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके दूसरी साइड पे ये इससे डिवाइड हो जाएंगे, ई ओवर एयोटा एच बार, और 1 ओवर एयोटा जो होता है ये माइनस एयोटा के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि 1 ओवर एयोटा जो है ये माइनस एयोटा है, तो इसे मैंने माइनस एयोटा, तो ये ई ओवर एच बार रह गया। और ये फाई ऑफ टी इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पर जाके ये फाई ऑफ टी जो है वो मल्टीप्लाई हो गया। अब ये देखें हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गई जिसमें डिफरेंशियल ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन इटसेल्फ, और साथ में कुछ आपके पास कांस्टेंट जो यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू भी आ रही है। चलें अब इस एक्सप्रेशन को आप इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट साइड का जो डिफरेंशियल है ये इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फाई ऑफ टी रह जाएगा। और जो राइट साइड की एक्सप्रेशन है इसमें ये एयोटा ई ओवर एच बार ये तो कांस्टेंट है, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा ई माइनस एयोटा ई ओवर एच बार, और ये फाई ऑफ टी आपको कोई टाइम की वैल्यू दे देगा जिसको हमने इधर टी से रिप्रेजेंट किया है, और ए जो है वो हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है। तो अब ये हमारे पास जो है वो एक टाइम एवोल्यूशन पार्ट आ गया है, उसका हमने टाइम एवोल्यूशन पार्ट को सॉल्व किया तो हमारे पास उस फंक्शन फाई ऑफ टी, अब ये फाई ऑफ टी जो है वो टाइम का फंक्शन था, इसका हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आया। ये एक क्या है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आप इसे गौर से देखें ये एक्सपोनेंशियल माइनस एयोटा ई ओवर एच बार इंटू टी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब अगर हमें सेपरेशन कांस्टेंट ई जो हमने था वो सेपरेशन कांस्टेंट लिया था, और अगर हमें इस सेपरेशन कांस्टेंट ई का पता हो तो हम अपने वेव फंक्शन का जो टाइम एवोल्यूशन है उसके बारे में जान सकते हैं। अब अगर ये फाई ऑफ टी की वैल्यू स्टार्ट में मैंने ये कहा था कि जो कैपिटल साई एक्स टी है इसको मैंने स्मॉल साई एक्स और फाई टी के इक्वल सपोज किया था, तो फाई टी को मैंने फाइंड आउट कर लिया है। तो इसमें फाई टी की वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, साई ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एयोटा ई ओवर एच बार टी। तो अब देखिए ये वेव फंक्शन हमारे पास आ गया है, और अगर हमारे पास ई की वैल्यू हो तो हम बड़े आसानी से अपने वेव फंक्शन का जो टाइम एवोल्यूशन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलें अब ये जो टाइम एवोल्यूशन वाला पार्ट है, ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें क्या बता रही है। ये सबसे पहला पॉइंट जो हमें बता रही है वो ये है कि टाइम एवोल्यूशन इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। सेकंड ये हमें बता रही है कि इट हैज़ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, यानी ये ई एयोटा ई ओवर एच बार ये जो टर्म है ये आपके पास कांस्टेंट है, और इसकी मैग्नीट्यूड यानी कि इस पार्ट की जो है वो कांस्टेंट है। अब कौन सी चीज़ है जो कांस्टेंट नहीं है, और वो है वेरिएबल यानी टी। द वेरिएबल टी डज चेंज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो इस फंक्शन की वैल्यू को कौन सी चीज़ चेंज करेगी, वो ये टी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेगी। ये अयोटा ई ओवर एच बार ये एज ए कांस्टेंट है और ये एज ए मैग्नीट्यूड है, तो ये चेंज नहीं करेगी। ये वेरिएबल टी की जो वैल्यू है वो इस एक्सप्रेशन को की एब्सोल्यूट वैल्यू को चेंज करेगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो है वो डज नॉट अफेक्ट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फाई ऑफ टी। अब as the t evolve the phi of t just rotates in the complex plane। जैसे जैसे ये phi of t जो है with respect to variable t
जो है वो इवॉल्व करेगा, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इवॉल्व करेगा, वेरिएबल टी तो टाइम है ना, तो टाइम जैसे जैसे इवॉल्व करेगा तो ये फाई ऑफ टी भी इवॉल्व करेगा। तो एक्चुअल में होगा क्या, ये चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास फाई ऑफ टी, तो ये अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लें, ठीक है, ये हमारे ऊपर पास जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन का ये पार्ट जो है वो इमेजिनरी है और ये जो साइड है वो रियल है, ये इमेजिनरी है। तो अगर हमारे पास ये फाई ऑफ टी है तो ये क्या करेगा, इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में जस्ट रोटेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों? क्योंकि इसके पास एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है और क्या चीज़ जो है वो इसको, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को चेंज कर रही है, वो है वेरिएबल टी। तो जैसे जैसे टी इवॉल्व करेगा तो ये इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ये एक रोटेट करेगा फाई ऑफ टी। तो ये तो था टाइम एवोल्यूशन पार्ट ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन। अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, यानी स्पेस पार्ट, जिसमें टाइम का कोई रोल नहीं है। तो हमारी जो राइट साइड की एक्सप्रेशन थी स्टार्ट में, जो हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से निकाली थी, ये वाली जिसको मैंने स्पेस पार्ट कहा था, अब हम इस पार्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ये जो राइट साइड का पार्ट था जो कि स्पेस पार्ट था वो हमारे पास ये है, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। हम इस चीज़ को तो शायद सॉल्व कर लें, जो पार्ट है इस एक्सप्रेशन का, लेकिन हमारे पास ये v ऑफ x जो है ये फंक्शन है, यानी पोटेंशियल जो है वो फंक्शन ऑफ स्पेस है और यही हमें अननोन है। अब चूंकि हमें v ऑफ x अननोन है, हमें पता नहीं है, तो हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट है। तो चलें हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाइंग बोथ अबव एक्सप्रेशन बाय साई ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड, आप दोनों साइडों पे, यानी इस लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर आप साई ऑफ एक्स से, क्योंकि साई ऑफ एक्स अगेन ये भी, इसमें भी एक्स वेरिएबल है, तो हम इसे एक्स वेरिएबल के फंक्शन साई ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साई ऑफ एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, ये जो 1 ओवर साई एक्स था, तो इस पार्ट में से, और ये वी एक्स के साथ साई ऑफ एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। और जब हम उसकी राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ई था, तो ई के साथ जब ये साई ऑफ एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ई साई एक्स आ जाएगा। अब देखें, ए यहाँ पर भी साई ऑफ एक्स है इस एक्सप्रेशन में, ये भी साई ऑफ एक्स है, इसको हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई, माइनस एच बार स्क्वेयर ओवर 2m पार्शल स्क्वेयर ओवर पार्शल एक्स स्क्वेयर प्लस वी ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स ई। अब देखें, ये भी चूंकि एक सिंगल वेरिएबल का पार्ट है, तो हम इस पार्शल वेरिएबल डिफरेंशियल को कंप्लीट डिफरेंशियल से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जस्ट एक सिंगल वेरिएबल है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब ये जो पार्ट है, अगर आप इसे गौर से देखें तो ये तो हमारे पास हैमिल्टोनियन है, और ये किसी फंक्शन साई ऑफ एक्स पर अप्लाई हो रहा है और हमें ई एनर्जी मिल रही है और साथ में साई ऑफ एक्स वो फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो अब ये टर्म जो है वो हैमिल्टोनियन है, और इस टर्म के अंदर, हैमिल्टोनियन के अंदर आपके पास पोटेंशियल टर्म भी शामिल है। तो अब ये जो पोटेंशियल टर्म है, तो ऐसे सिस्टम जो कि टाइम में इवॉल्व नहीं होते और वो टाइम पर डिपेंड नहीं करते, उन सिस्टम को जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर जो पोटेंशियल इफेक्ट यानी इन्वायरमेंट के इफेक्ट जो है वो हम इस पोटेंशियल टर्म में इनकोड करेंगे। क्लियर है? तो ये चूंकि हैमिल्टोनियन है, मैं इसे एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई ऑफ एक्स ई साई ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। और अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं क्या कहूँगा, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। देखें, ये बिल्कुल इसकी ये जो शक्ल आई है ये श्रोडिंगर इक्वेशन वाली शक्ल है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, इसमें जस्ट एक सिंगल वेरिएबल यानी x है, यानी साई इज़ ओनली ए फंक्शन ऑफ x। हेयर साई इज़ आल्सो ओनली ए फंक्शन ऑफ x, क्योंकि एक सिंगल वेरिएबल है आपके पास, साई ऑफ x
ई साई ऑफ एक्स। तो ये इक्वेशन जो है, और हैमिल्टोनियन भी जस्ट एक सिंगल वेरिएबल का जो है वो इसमें है, या तो हम इसको पार्शियल को कंप्लीट डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो एक्सप्रेशन आई है हमारे पास, ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो है हमारे पास अब ये सामने आई है, ये बिल्कुल दूसरी जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उस जैसी है। बस फ़र्क क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आपके पास x और t दोनों वेरिएबल होते हैं, तो हम उसे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। और जिसमें जस्ट x यानी स्पेस पार्ट इन्वॉल्व हो, हम उसे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। तो हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे सिस्टम के लिए जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी टाइम के साथ इवॉल्व नहीं करते। तो ऐसे सिस्टम के लिए हम इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलें हम अपने आज के लेक्चर को समराइज करते हैं। द श्रोडिंगर इक्वेशन कंटेन बोथ टाइम पार्ट एंड स्पेस पार्ट। अब ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन TDSE की बात हो रही है। हमने वहां से स्टार्ट लिया था ना। अब we can separate the time part and space part by using the technique called separation of variable। फिर हमने क्या किया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की टेक्निक यूज़ की और टाइम पार्ट और स्पेस पार्ट को हमने सेपरेट किया। और टेक्निक में हमने क्या किया था, हमने जस्ट कैपिटल साई ऑफ एक्स टी को सपोज किया था स्मॉल साई ऑफ एक्स और फाई ऑफ टी के, और फिर हमने उसको सॉल्व कर थोड़ा सा रीअरेंज किया था, तो हमारे पास वेरिएबल जो थे वो सेपरेट हो गए थे। फिर हमारे पास वेरिएबल सेपरेट होने के बाद दो एक्सप्रेशन आई थी। एक जो थी वो टाइम पार्ट की एक्सप्रेशन थी, जो कि जिससे हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास टाइम फंक्शन आ गया फाई ऑफ टी, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया। और उसने हमें बताया कि जो टाइम पार्ट है वो असल में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहती है। जो टी है इसकी इस टाइम पार्ट का जो वेव फंक्शन है उसको टी इवॉल्व करेगा तो ये भी इवॉल्व करेगा। और टी चूँकि ये फाई ऑफ टी चूँकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक साइक्लिक ऑर्डर में जस्ट क्या है, ये रोटेट करेगा। यहाँ पर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है और यहाँ पर हमारे पास रियल पार्ट है। और लास्टली फिर हमने देखा था जो स्पेस पार्ट था, हमने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया था, तो हमने देखा था कि वो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बन गई। और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की शेप भी श्रोडिंगर इक्वेशन जैसी ही है। और अगर हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, जिसको हम TISE भी कह सकते हैं, इसको हम ऐसे सिस्टम के लिए सॉल्व करते हैं जहाँ के टाइम एवोल्यूशन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। और इसमें जो ये हैमिल्टोनियन है, इसके अंदर जो पोटेंशियल टर्म V ऑफ x है, इसके अंदर हम अपने सिस्टम का जो इन्वायरमेंट इफेक्ट है उसको इनकोड करते हैं। इफेक्ट को हम क्या करते हैं, इनकोड करते हैं। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई।